नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आज मैं हूं आशीष चौधरी के साथ। आशीष जी मुरादाबाद से हैं और ये i20 के एक प्राउड ओनर हैं। i20 कितने साल से ड्राइव कर रहे हैं आप? मेरे को हो गया 3 साल। 3 साल हो गए। तो इनकी जो गाड़ी है वो 86,500 चल चुकी है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा टाइम है इनसे इनकी गाड़ी का एक्सपीरियंस जानने का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल आशीष जी आपसे ये है कि ये गाड़ी आपने i20 क्यों खरीदी i20? कि मिड सेगमेंट में अगर आपको अच्छा इंजन चाहिए किसी भी गाड़ी का तो i20 इज़ द कार टू गो विद। तो उस टाइम पे आई थिंक स्विफ्ट का भी अच्छा मार्केट था, स्विफ्ट भी स्विफ्ट थी। का मार्केट अच्छा था बट नई गाड़ी आई थी i20 ड्राइव करना था, ट्राई करना था, क्योंकि स्विफ्ट हर कोई स्विफ्ट निकाल रहा था। तो एक मार्केट में थोड़ा ये भी होता है कि अलग से थोड़ा निकाले, और i20 ने, अब आपको पता है, डाउन द लेन 5 6 7 साल हो चुके हैं। i20 अभी भी मार्केट में रनिंग है और हैप्पीली रनिंग। और अगर मैं पूछूं आपको तो डीजल ही क्यों चूज़ किया आपने? डीजल क्योंकि मेरा रन ज़्यादा है, मेरे को ट्रैवल ज़्यादा करना पड़ता है, मैं घूमता ज़्यादा हूँ, तो उस हिसाब से डीजल गाड़ी तो अब प्रेफरेंस है मेरी। तो ये आपने 2000 कितने में, 15 में खरीदी या 16 में? ये मैंने 2016 में ली। इससे पहले मेरे पास 2012 में मैंने फोर्ड फिगो ली थी। वो मैंने 4 साल चलाई। 4 साल चलाने के बाद मैंने वो सेल आउट करी। उसके बाद ये गाड़ी मैंने खरीदी। तो 16 आपने दिसंबर में आई थिंक मेंशन किया था, दिसंबर में ली थी ये गाड़ी। तो दिसंबर में खरीदने का कुछ स्पेसिफिक रीज़न, दिसंबर में क्यों खरीदी है? दिसंबर में आपको अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अगर आपको गाड़ी लंबे टाइम के लिए रखनी है, अगर आपको सेल आउट नहीं करनी है और आपको लंबे टाइम तक गाड़ी रखनी है, तो आई डोंट थिंक सो कि इंसान को ये सोचना चाहिए। 10 ऑब्वियसली डेप वैल्यू बचेगी अगर मैं 10 या 15 दिन का वेट करता, बट 15 दिन का वेट करने के बाद मुझे 1.5 से 2 लाख रुपए का डिस्काउंट, ऑफर डिस्काउंट नहीं मिलता। तो मतलब इस पे आपको कितना डिस्काउंट मिला था? इस गाड़ी की करंट वैल्यू के हिसाब से जो उस टाइम पे वैल्यू थी, हमें मिला था डिस्काउंट 97,000 का। तो अप्रोक्स 1 लाख रुपए का उन्होंने डिस्काउंट लिया था। और मतलब बाकी 30,000 रुपए की उन्होंने एक्सेसरीज वगैरह लगा के दी। ठीक है, तो मतलब 1,20,000 कुछ का, मतलब ऑलमोस्ट 1,30,000 का उन्होंने डिस्काउंट ले लिया था। और वही गाड़ी अगर 15 दिन के बाद खरीदते तो मतलब इन जनरल होता है ये कि आप जनवरी या फेब तक भी, कुछ गाड़ियाँ ऐसी होती है जो मार्केट में जो कुछ अच्छा नहीं कर पा रही हैं, वो गाड़ियाँ आपको फरवरी तक भी मिल जाती हैं। लेकिन अगर i20 की बात करूँ तो मतलब शायद दिसंबर एंड तक में भी, जनवरी मिड तक आपको मिल जाएगी ये गाड़ियाँ। वो आप नियर बाई शोरूम से पता करेंगे तो आपको लाइक इस साल अगर मैं 2019 की बात करूँ तो फिएट जा रहा है। तो फिएट अभी मार्च तक भी अच्छे ऑफर दे रहा है। मतलब मिड मार्च आ गया है, आज 16 हो चुका है और फिएट के कुछ शोरूम में अभी तक उनकी गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो अच्छे ऑफर्स के साथ, क्योंकि 2018 के मॉडल हैं तो वो अच्छे डिस्काउंट के साथ अभी भी गाड़ियाँ दे रहे हैं। तो चलिए आशीष जी, आप ये बताइए कि इस गाड़ी का जो सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको खरीदने के बाद? अगर मतलब खरीदते टाइम अगर डीलरशिप के साथ कुछ इशू हुए आपके, या मतलब कहीं लगा कि डीलरशिप ने आपके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया या कुछ हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो हुआ। खरीदने के बाद अगर मैं इस गाड़ी की बात करूँ, इंटीरियर एक्सटीरियर में या कहीं पे भी कोई ऐसा फीचर जो आपको बहुत अच्छा लगा? इस गाड़ी का टर्बो चार्जर और हैंडलिंग, लाइक अगर आप मिड सेगमेंट की बात करें, छोटी गाड़ियों की, जैसे कि हम हैचबैक की बात कर रहे हैं, तो हैचबैक में अगर आप किसी और गाड़ी की हैंडलिंग चला के देखिए और होंडा की हैंडलिंग चला के देखिए, आपको अंतर खुद समझ में आएगा। तो इसके बाद जो इसके सेगमेंट में सबसे सेकंड बेस्ट जो अच्छा हैंडलिंग ये है, वो वेरिएंट स्विफ्ट कौन सा है ये i20 का? ये i20 का है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आई थिंक टॉप मॉडल है। ABS, हाँ। हाँ, ये एयरबैग्स के साथ है। इसमें 2 एयरबैग्स है, एक यहाँ स्टीयरिंग में और एक आगे उधर शीशे के नीचे। करेक्ट जी। और कुछ इसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज जो आपको लगा कि गाड़ी में यार मतलब सबसे Mileage? बकवास लगी जो? नहीं, गाड़ी नहीं, में अच्छी नहीं, मैं अच्छी हो चुका आई थिंक। हैंडलिंग आपने मेंशन कर दिया। एवरेज भी आप, मतलब एवरेज क्या क्लेम कर रहे हैं इस गाड़ी का? एवरेज में सिटी में अगर मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैफिक वगैरह के साथ साथ 19, बहुत आराम से 19-20। 19-20 मतलब नोएडा में रहते हैं हम दोनों, मेरे कलीग हैं, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं, तो 19 इज मेरे को नहीं लगता कि कोई बुरा है, क्योंकि ट्रैफिक इन जनरल मिलता ही मिलता है। और आप हाईवे, आप घर भी जाते हैं, 200 किलोमीटर रन होगा यहाँ से मुरादाबाद का। 200 किलोमीटर रन है एक तरफ से। हाँ, तो फिर वहाँ उस टाइम कितना हो जाता है एवरेज? 23-24 तक निकाल देती है, क्योंकि आपके ड्राइव करने में चलता है। मैं अगर हाईवे पे होता हूँ तो आई मैक्सिमम गोज बिटवीन 80 to 120, उससे ऊपर मैं चलाता नहीं हूँ। तो मतलब एक अच्छा है इनका कहने का भी, और आई थिंक एक एवरेज भी आप अच्छा ले सकते हैं अगर 1800 से अबव ना जाएं तो 80 एक बहुत अच्छा स्पीड है। तो आप मतलब हाईवे पे चलोगे तो बहुत अच्छा क्लेम कर सकते हैं स्पीड में। और कोई एक ऐसी चीज़ बताइए आपको गाड़ी में जो आपको लगा कि सबसे बकवास था? मतलब क्योंकि जब खरीदते हैं तब वो चीज़ें नोटिस नहीं करते, लेकिन जब हम 2-3 साल ड्राइव कर लेते हैं तो आई थिंक, हाँ, तो कुछ ऐसे लगा जो आपको कि गाड़ी में जो अच्छा नहीं लगा आपको? गाड़ी में यहाँ बीच में ये जो स्पेस दिया है, अगर आप देखोगे, ये ग्लास होल्डर्स वगैरह दिए हुए हैं। इंस्टेड ऑफ यहाँ पे ग्लास होल्डर्स देने की बजाय अगर आप देखेंगे, जनरली गाड़ियों में ये हैंड ब्रेक बीच में होता है, तो नो डाउट क्वालिटी के मामले में इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। जो नई वाली एलाइड i20 में उन्होंने चेंज कर दिया, यहाँ पे उन्होंने हैंड रेस्ट दिया। वही एक हैंड रेस्ट मिसिंग है। बाकी
अगर आप वैसे देखें तो होंडा के साथ सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है लंबे रन में। अगर आप गाड़ी होंडा के ओनर है तो आप ये बात बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे इनकी गियर बॉक्स की क्वालिटी, लाइक द क्वालिटी ऑफ द गियर बॉक्स इज नॉट दैट फाइन। वो होंडा या मारुति के बराबर नहीं है। अगर आप सेंट्रो भी चलाएंगे, मतलब मिड सेगमेंट की गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, नॉट टॉकिंग अबाउट वर्ना और एलेंट्रा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्लास क्वालिटी दिया है और ये क्लास क्वालिटी उन्होंने बढ़ा दिया है। ऑब्वियसली मेरा ये पुराना मॉडल है, ये एलाइट नहीं है, एलाइट से जस्ट एक जनरेशन पहले का मॉडल है ये, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी खामियां बस यही हैं मेरे को लगती हैं, जो कि एक तो थोड़ा गियर बॉक्स थोड़ा रिफाइन होना चाहिए था, और ये जो इन्होंने इतना स्पेस यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते थे जस्ट टू लुक गुड। ओके। और कुछ कोई ऐसा फीचर भी है जो आपको लगता है कि अब अगर आपको हुंडई मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट अगर ऑफर करे तो क्या ऐसी चीज़ है, या कुछ आप इंटीरियर में कुछ ऐसा चीज़ जो आप चाहते हैं कि लाइक एक फीचर आपको दे दे, तो क्या ऐसा फीचर होगा जो आप इस गाड़ी में अगर आपको मिल जाए तो भी आप 2-3 साल और इसको अच्छे से चला लोगे? इनको बेसिकली अगर मैन्युफैक्चरर अगर सोचे थोड़ा बहुत, तो ये जो आप देख रहे हैं ऊपर का डैशबोर्ड का ऊपर का है, इसको हम थोड़ा सा कलरफुल टच दे सकते हैं। अगर आप साड़ी इस वाली i20 की बात करें, नहीं तो कलरफुल इन द सेंस मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर देखो अभी आपको 4 साल ऑलमोस्ट 3-4 साल हो गए हैं गाड़ी को चलाते हुए, मैं कुछ ऐसे चीज़ की बात करूँ या इक्विपमेंट कह सकते हो आप, या कुछ भी एक ऐसी चीज़ जो लगता है कि 3-4 साल के बाद अगर मेरे को ये और चीज़ ये एक चीज़ एडिशनल मिल जाए अभी, तो मैं इस गाड़ी को 2-3 साल और खींच लूँगा। मेन तो सबसे बढ़िया है कोई ऐसा चीज़ जो आपको कमी लगती हो कि यार आज ये चीज़ गाड़ी में अगर और होती है तो मेरे को लगता है कि इस गाड़ी में देखो ये इंटीरियर, ये तो प्रोडक्शन टाइप का है, ये तो क्वालिटी का हो गया। लेकिन अगर आप इंजन रनिंग की बात करोगे तो इंजन रनिंग में आई डोंट थिंक सो कि i20 इसीलिए मार्केट में सर्वाइव कर रही है इतने साल से एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। आप मारुति को भी देख लीजिए, मारुति एक सस्टेन ब्रांड था जब i20 लॉन्च हुए। आज की डेट में स्विफ्ट को एक बराबर की टक्कर दी जाती है i20 की तरफ से, तो नो डाउट उन्होंने क्वालिटी पे बहुत अच्छा काम किया है इंजन पे। बट देखो हुंडई के अगर मतलब कि इस वीडियो को अगर इसमें अगर ABS अगर ये अच्छा कर दे थोड़ा सा, और तो आपको लगता है कि ABS की क्वालिटी थोड़ा सा, अगेन फिर से वही चीज़ आ गई, क्योंकि गाड़ी 2013 की है, तो ये गाड़ी बनी उस टाइम की टेक्नोलॉजी और उस टाइम की विड्थ के हिसाब से है कि जैसी गाड़ियाँ उस टाइम पे मार्केट में नई लॉन्च हुई थी। तो आप अगर मतलब इन जनरल हम यही मतलब एक पूछना चाह रहे थे आपसे कि क्या अपग्रेड आप कर लो इस गाड़ी में? अगर इस गाड़ी में ये अपग्रेड गियर बॉक्स अगर ये अच्छा कर दे, रिफाइन कर दे, अगर ये गियर बॉक्स रिफाइन हो जाए, दूसरा सबसे बड़ा रीज़न अगर इसका ABS क्वालिटी अच्छा हो जाए, तो आई डोंट थिंक सो i20 में इसके अलावा कोई और कमी है। मतलब एक तो आप कितने अगर मान के का बंदा अगर आपको कोई गाड़ी अगर रखना चाहे, मेंटेन करके चलना चाहे, तो आई थिंक सो कि i20 कंपैरेटिवली थोड़ी सी मेंटेनेंस हायर है एज कम्पेयर टू मारुति, बट लॉन्ग रन में आप यू विल नो द डिफरेंस बिटवीन मारुति एंड बिटवीन हुंडई। तो अगर आपने लेने के बाद गाड़ी को जब परचेज किया उसके बाद कुछ इंटीरियर एक्सटीरियर में कुछ चेंजेस करवाए थे? नहीं, एज इट इज़ मेरी गाड़ी बिल्कुल उसी शेप में जो शेप शोरूम से निकलते समय थी। तो मतलब आपने कोई इस गाड़ी में सिर्फ मैंने टायर्स चेंज करवाए हैं। टायर्स का पहले जो इसमें रेडियस था दैट वाज 185, 185 नंबर टायर लगता है इसमें 15 नंबर के रिम के साथ। मैंने जो इसमें टायर लगाया हुआ है वो 195 है। तो जो प्रोफाइल थी टायर की बेसिकली वो 10 mm का डिफरेंस आ गया उसमें, 185 थोड़े छोटे टायर हो गए हैं उसमें। तो क्या एवरेज मतलब अभी देखो 195 का टायर लगने में, तो मतलब एक जनरल में क्या होता है कि आप रूरल एरियाज में जाओगे तो वहाँ पे आपको जब टायर की बात करते हो तो बंदे बोलते हैं कि जब चौड़े टायर लगते हैं तो जो एवरेज पे बहुत इंपैक्ट पड़ता है। तो दोस्तों मतलब सबसे बड़े एग्जांपल तो मेरे साथ बैठे हैं कि चौड़े टायर स्टार्टिंग से 195 की प्रोफाइल के टायर चल रहे हैं इनके साथ, और पुराने भी 195 था। अगर आप देखें तो एक साइड में जो पीछे वाला टायर है दैट इज स्टिल द ओल्ड वन। अभी 3 ही नए टायर पड़े हैं मेरे 195 के ही हैं, और माइलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता। तो जो टायर मेरा गांव का रन है तो मेरे को रोड पे चलाने पे जो पकड़ अच्छी लगती है, बेसिकली चौड़े टायर होंगे, ज्यादा बड़ी प्रोफाइल होगी तो ग्रिप भी उसकी रोड पे अच्छी बन जाएगी, अच्छी बनती है रोड पे। तो अगर जो टायर आप एक बार चेंज करवा चुके हैं शायद? हाँ, मैंने अभी तक टायर सिर्फ एक ही बार चेंज करवाया, चारों टायर चेंज नहीं हुए हैं। टायर हमने पड़वाए थे 2015 में, उसके बाद 2018 दिसंबर में, मतलब दिसंबर भी नहीं गिनूंगा मैं उससे, 31 दिसंबर को ही मैंने चेंज तो आपके मतलब ये जो टायर है वो स्टार्टिंग से मतलब 85,000 एक सिंगल पेयर में आपने ऑलमोस्ट मतलब 80,000 कवर कर दिया? नॉट 80 बट हाँ 70,000 मैंने 70 पे बाद मतलब इनिशियली। ये टायर कौन सी कंपनी के टायर यूज कर रहे हैं? मैं अभी अपोलो का टायर यूज कर रहा हूँ, जेके टायर, सॉरी जेके। हाँ, एक अपोलो है, बाकी 3 जेके टायर्स हैं। ओके, तो अब जब आपने गाड़ी ली, गाड़ी लेने के बाद आप सर्विसेज पे गई होगी, तो जनरली सर्विस कहाँ होती है गाड़ी की? जनरली मैं सर्विस
Hyundai के किसी भी शोरूम पे यहाँ पे आसपास तो मतलब नोएडा अगर होते नोएडा करवाते हो नोएडा या नहीं फिर तो दिल्ली। बेसिकली मैं दिल्ली प्रेफर करता हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं मेरे मथुरा रोड वाली बेल्ट पे जानने वाले जो Hyundai के शोरूम में ही काम करते हैं, तो जानने वाले लोग हैं, थोड़ा काम का एक थोड़ा ट्रस्ट बना रहता है। तो जो अगर मैं बात करूं जो सर्विस कॉस्ट की, तो वो उन्होंने एवरेज, अगर मैं किसी स्पेयर पार्ट की बात नहीं कर रहा, इन जनरल बात कर रहा हूँ कि डीजल की गाड़ी है आपकी, तो जो सर्विस कॉस्ट होता है वो कितना रहता है आपका? सर्विस कॉस्ट आप मान लीजिए कुछ नहीं तो अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ओके कंडीशन है, कुछ भी अगर आपको चेंज नहीं करना है, इंजन ऑयल और लेबर वगैरह अगर चेंज हो रही है गाड़ी में, तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है कंपेयर करने में, 1,000 रुपये का फ़र्क आता है। तो इन जनरल आप कितना पे करते हैं? 4.5 के बीच। तो डीजल की गाड़ी है इनकी और 4.5 और 10,000 पे सर्विस होती होगी? हाँ, मैं हर 10 या 11,000 पे सर्विस करवा लेता हूँ। तो ये कह रहे हैं 10 से 11,000 के बीच में आप सर्विस करवा लेते हैं, और सर्विस करवाने का जो इनका कॉस्ट होता है वो 4 से 5,000 के बीच रहता है, क्योंकि एडिशनली आप जैसे आप गाड़ी ड्राइव करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका कॉस्ट होगा। क्योंकि अगर सर्विस के अलावा हम बात करूँ, क्योंकि कुछ अगर स्पेयर पार्ट आपका निकल गया, लाइक कि आपको कुछ मिरर चेंज करवाना, तो देखो वो तो एडिशनली आपको हर ब्रांड में पे करना पड़ता है। तो और अगर जो रिलेशन है आपके साथ, अगर एजेंसी किसी भी सर्विस स्टेशन से बात, तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है आपके बाद? अगर मतलब इतने सालों से आप जा रहे हो, तो आपको लगा कि कुछ कहीं इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है उनको, या ठीक ठाक सेटिस्फाइड हो आप उनसे, उनकी सर्विस से? लाइक सेटिस्फाइड तो नहीं है, बट हाँ लाइक जो आपको शोरूम पे जाते समय जो चीज़ मिलती है वो एक्चुअली हम लोग वर्किंग लोग हैं, आप समझ सकते हैं बहुत अच्छे से कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वहाँ खड़े होकर अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराएं। या तो हम संडे को करवा सकते हैं या फिर हम एक दिन पहले जाते हैं। तो इसीलिए दिस इज़ द मेन रीज़न कि मैं ऐसी जगह पे जाना प्रेफर करता हूँ जहाँ पे लोग मुझे पहले से जानते हैं, और जहाँ लोग आपको पहले से जानते हैं तो वहाँ थोड़ी आसानी हो जाती है अपनी गाड़ी में काम कराने। आशीष जी बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्यों प्रेफर करते हैं उस जगह को, क्योंकि उनके जानकार होते हैं। तो जो इंडियंस होते हैं बेसिकली हम अपने जुगाड़ प्रेफर करते हैं। एंड जुगाड़ अगर मैं हरियाणा की बात करूं या पंजाब कर लो, चाहे मतलब जो नॉर्थ इंडियन बेल्ट है, हम क्या फील करते हैं कि अगर हमारे नॉन बंदे होते हैं तो थोड़ा तसल्ली मिलती रहती है, वो ट्रस्ट फैक्टर आ जाता है, और वो उस तसल्ली के चक्कर में हम जाते हैं। या फिर हमें बस इतना भी मिल जाए ना कि हम जाते हैं और अगर हमें बंदा बोल दे कि भाई साहब ये 15 बंदे खड़े थे, बस इससे आगे आपका नंबर लगा गया, तो इतने में हम तो बड़ी खुशी होती है। आई थिंक यही खुशी का वो रीज़न था। तो आशीष जी चाहते हैं कि हुंडई का जो एक्सपीरियंस है, आफ्टर सेल्स का जो एक्सपीरियंस है, बेसिकली सर्विस का जो, तो अगर ऐसे लोगों की कुछ वैल्यू की जाए, जो एक बड़ा अच्छा इनपुट दिया उन्होंने, मैं कोशिश करूंगा फीडबैक दूं हुंडई को भी और इस चीज़ के बारे में बताया जाए कि, और मैं कोशिश खुद भी करूंगा कि अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। तो एक मतलब मुहिम छेड़ सकते हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अभी इनिशियली हमें फर्स्ट टाइम पता लगा है कि ऐसा कुछ भी है। इससे पहले मैंने 1-2 हुंडई ओनर से बात किया था, बट ऐसा मतलब देखो डिपेंड करता है एरिया टू एरिया। मैं ये नहीं कह रहा कि हुंडई की जो आफ्टर सेल्स जो सर्विस है वो सब जगह बकवास हो सकती है, बहुत अच्छी भी होगी नो डाउट, क्योंकि छोटे शहर होते हैं वहाँ पे कस्टमर भी कम होते हैं, तो अच्छी होगी। अब हो सकता है आप मुरादाबाद में हुंडई का शोरूम होगा, वहाँ पे अच्छे से ट्रीट करें, क्योंकि ये लोकल गाड़ी है वहाँ की, तो वो भी चाहते हैं कि जो कस्टमर है वो नेक्स्ट टाइम फिर से आए उनके पास। लेकिन दिल्ली में NCR में अगर कोई भी गाड़ी आती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो बाकी अगर और मैं आपसे पूछना चाहूँ इस गाड़ी के बारे में, तो कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ कोई गाड़ी में लेने के बाद? गाड़ी का अभी रिसेंटली जनवरी में 22 जनवरी को मेरा एक्सीडेंट हुआ। तो जो क्लेम था वो आपने इंश्योरेंस से कवर करवाया पूरा? हाँ जी। तो कुछ आपने अपनी जेब से भी पॉकेट से पे करना पड़ा? हाँ एक्चुअली क्योंकि गाड़ी को मेरी 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, मैंने जैसे बताया आपको, तो 5 साल से ज़्यादा होने पर इंडियन ऑटोमोबाइल लॉ के हिसाब से ये होता है कि 0 डेट नहीं मिलता किसी भी गाड़ी को, क्योंकि ऑलरेडी आपने डेप वैल्यू इतनी चला दी है कि आप 5 साल गाड़ी को रन कर चुके हैं जिस डेट वो शोरूम से बाहर निकल के। तो उस केस में मुझे 50% जो इंश्योरेंस होता है आपका फर्स्ट पार्टी, उसमें मुझे 50% पे करना था। बट ऐसा कि मैंने बताया आपको कि मेरे जानने वाले थे, तो कुछ स्पेयर पार्ट्स उन्होंने मुझे लाइक थोड़ा अच्छे कॉस्ट पे, थोड़ा कॉस्ट कटिंग करके उस पर थोड़ा सा लेबर, क्योंकि वंस अगेन हम इंडियंस हैं तो हम रिलेशन के हिसाब से भी थोड़ा सा हम लेकर चलते हैं। क्योंकि देखिए अगर मुझे फ़ायदा होगा मुझे अपने कंज्यूमर से, तो ऑब्वियसली मैं अपना जो कस्टमर सर्विस है, या मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे को कोई किसी तरीके का सर्विस मिले तो वो सेम सेंटर से ही मिले। तो वही हुआ मेरे को। ऑलमोस्ट मुझे अपनी जेब से पे करना पड़ा 46-47,000 के आसपास। रेस्ट वो इंश्योरेंस में कवर्ड था। तो जो इंश्योरेंस था वो कौन सी कंपनी का था आपका? मेरा रिलायंस जनरल इंश्योरेंस। तो इससे पहले भी अगर आपका मतलब कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ था? तो नहीं, मतलब आप जो मेरी गाड़ी का पहला एक्सीडेंट था। तो इन जनरल आप जो इंश्योरेंस होता है वो कौन मतलब कहाँ से प्रेफर करते हैं इंश्योरेंस करवाना गाड़ी का? मैं तो कहूँगा अगर आपकी गाड़ी जिस स्टेट में रजिस्टर्ड है आपको वहीं से करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा नहीं मैं जनरल कंपनी की बात कर रहा हूँ कि कंपनी कौन सी कंपनी अगर आप देख रहे हैं तो बेस्ट अगर आप देखेंगे तो इफ्को टोक्यो, क्योंकि इफ्को टोक्यो में किसी भी तरीके का कोई भी झाल मझोल नहीं होता। और अगर आप कंपेयर करेंगे 0 डेट को भी, अब मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊँ कि
उस समय जल्दी जल्दी में मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो मेरे पास जो इंश्योरेंस था मैं उसको ऑब्वियसली जितना भी मुझे मिलेगा मैं उतना ही ले सकता हूँ। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि इफ़को टोक्यो इकलौता जनरल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी है जो 8 साल तक आपको 0 डेट देता है। तो मतलब नॉर्मली गाड़ी इन्होंने Normally बताया कि सारी 5 गाड़ियाँ साल 5 से भी साल का एक्सटेंड है। करवाते हैं, तो उसको टोक्यो का करवा सकते हैं तो आपको 8 साल तक वही 8 क्लेम साल मिल तक जाए। आपको वो claim देखो मिल सकता है। चीज़ें क्या होती है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब हमें कोई दिक्कत होती है या फिर हमें किसी चीज़ की खुशी होती है तो हम वो अपने तक रखते हैं। तो मेरी कोशिश यही थी कि इस चैनल को शुरुआत करने की कि ऐसे लोगों से मिला जाए जिनके पास अभी देखो एक छोटी छोटी चीज़ें मतलब पता लग रही है हमें। मतलब इन जनरल मेरे जो डाउट थे वो 2 डाउट इतने बढ़िया क्लियर हुए हैं कि एक ये कि मैं सोचता था कि हुंडई की जो सर्विस है ना, जो उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। लाइक मैं 7-8 हज़ार का दिमाग में था, अभी पता लगा कि 4-5 हज़ार में भी है। इसके अलावा भी अगर किसी से मिलेंगे तो थोड़े और डाउट्स क्लियर होंगे। और दूसरा जो इंश्योरेंस वाली जो चीज़ थी, क्योंकि अभी रिसेंटली इनके साथ एक्सीडेंट हुआ है, तो मतलब मैं चाहूँगा कि हम सब सेफ चलें। गलती इनकी नहीं थी और बट फिर भी क्योंकि देखो आजकल क्या होता है कि गाड़ियाँ हमें जब खुद आती है ना उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जब सामने वाले को भी गाड़ी चलानी आनी चाहिए। तो लर्निंग का एक और चीज़ भी है, तो आप तो सीखो ही सीखो गाड़ी चलाना, लेकिन कोशिश करो जितना किसी को सिखा पाओ वो भी बहुत अच्छी। अगर आपको लगता है कि कोई भाई गलत चला रहा है और आपका वो नोन है तो उसको प्लीज़ थोड़ा गाइड कीजिए कि समझाइए उसको कि क्या कुछ अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि रोड देखो जो रोड रेज के मामले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि देखो सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि बंदा गुस्सा आता है किसी चीज़ का तो तभी कुछ हरकतें होती हैं, लेकिन उस चीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बचाया जा सकता है। 10-15 मिनट जल्दी पहुंच के आप कुछ नहीं उखाड़ लोगे किसी का, बट इतना है कि आप उस 10-15 मिनट के बेसिस पे आप अपनी जान बचा सकते हो, अपनी गाड़ी का जो नुकसान है वो बचा सकते हो। क्योंकि गाड़ी एक ऐसी चीज़ है, जब भी हमें कहीं घर से बाहर निकलना होता है, किसी भी कोई भी काम पड़ता है तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है उस चीज़ की। तो हम गाड़ी जितना आपके उसको पैर के संभाल नीचे है। हाँ जितना उसको संभाल के रखेंगे वो उतना ही आपका मतलब वही बात है, जितना आप रिस्पेक्ट देंगे वो उतनी गाड़ी आपको रिस्पेक्ट देगी। तो आशीष जी अगर मैं इसके बाद पूछना चाहूँगा कि अगर इसके अलावा अगर गाड़ी में आपने इंश्योरेंस की बात कर ली है तो कोई जो लॉन्गेस्ट ट्रिप था आपका वो इस गाड़ी के साथ कौन सा रहा, कहाँ लेके गए हैं इस गाड़ी को आप? मैं इस गाड़ी से अमृतसर हम्म और मुक्तेश्वर, जागेश्वर, हम्म क्योंकि मेरा जब भी ट्रिप बनता है तो मैं 2 या 3 दिन का टाइम निकाल के बाहर निकलता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर वो मैं ओवर द वीकेंड ट्रिप नहीं मार सकता। हम्म तो इसलिए मेरी गाड़ी का रन रहता है, क्योंकि जिस दिन मैं गाड़ी मैंने ली ही थी ये 2016 में, उसी दिन मैंने अभी तक सबसे लंबा रन इस गाड़ी से मारा है 850 किलोमीटर लगातार। तो 2016 जब बार बार मेंशन कर रहे हैं, बेसिकली 2013 में ये फैमिली में गाड़ी आ गई थी। हाँ। 13 में ये परचेज जो गाड़ी हुई थी वो 13 में हुई थी, 16 में इनके पास। तो मतलब ये मतलब फैमिली गाड़ी है तो सेकंड ओनर तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे घरों में देखा होगी मल्टीपल गाड़ियाँ होती हैं। तो ये वैसे ये सेकंड हैंड गाड़ी भी कह सकते हैं आप, सेकंड ओनर भी बोल सकते हैं। दादाजी ने खरीदी थी इनके, कुछ दिन उन्होंने मुझे लिया, अब इनका नंबर लगा। बट ये गाड़ी क्योंकि गांव रूरल एरियाज में क्या होता है कि अगर मुरादाबाद इज़ नॉट कि दिल्ली एनसीआर में क्या होता है कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं गाड़ियों की। मतलब यहाँ पे आप देखोगे हर थर्ड गाड़ी पे आपको और दूसरी तीसरी गाड़ी पे स्क्रैचेस मिल जाएंगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, थोड़ा दिखावा ज़्यादा है तो लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, ज़रूरत होती नहीं है तो भी। तो इसीलिए यहाँ पे पोल्यूशन का भी लेवल ज़्यादा है। लेकिन गाँव में क्या होता है या देहात में क्या होता है कि हम गाड़ी तभी लेते हैं जब हमारे घर में गाड़ी खड़ी होने की जगह होती है, और गाड़ी अगर बाहर रहेगी तो घर वालों को नींद भी नहीं आती है। तो आज मिले आशीष जी से, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा ये एक और डिस्कशन हमारा, जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू आशीष जी आपका। थैंक यू।